हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट साइकोलॉजी विद अभिलाषा यादव। आज हम बात कर रहे हैं कि पारतैक्षिक प्रक्रियाएं, इनकी परसेप्चुअल प्रोसेस क्या-क्या होते हैं। यानी हमारे सेंस के थ्रू हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कैसे पहचान रहे हैं, कैसे उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं या कैसे उसको कोई मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, यही हमारा परसेप्शन कहलाता है। जैसा कि हमने पहले देखा कि ज्ञानेंद्रियों के उद्दीपन के परिणाम स्वरूप हम प्रकाश की क्षण दीप्ति अथवा ध्वनि अथवा ग्रहण का अनुभव करते हैं। मतलब कि हमने तो देखा कि हम सेंस ऑर्गन के से स्टिमुलस जो है उसको हम मतलब देखते हैं या सुनते हैं, कैसे भी हम उसको अनुभव करते हैं। तो यह जो प्रारंभिक अनुभव होता है जिसे सेंसेशन कहते हैं, हमें ज्ञानेंद्रियों को उद्दीप्त करने वाले उद्दीपक की समझ प्रदान नहीं करता। ये जो हमारे साइंस से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उससे स्टिमुलस की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती। उदाहरण के लिए हमें इससे प्रकाश, ध्वनि और सुगंध के स्रोत के विषय के बारे में जानकारी नहीं मिलती। सेंसरी सिस्टम द्वारा प्रदान की गई कच्ची सामग्री से अर्थ प्राप्त करने के लिए हमें इसका पुनः प्रक्रमण करना पड़ता है। जबकि जो हमें अपने सेंसरी सिस्टम से जो इंफॉर्मेशन मिली है उससे कोई मीनिंग बनाने के लिए हमें इसका दोबारा से प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। ऐसा करने से हमें अपने अधिगम, सम्मति, अभिप्रेरणा, संवेग और अन्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के उपयोग द्वारा उद्दीपकों को अर्थवान बनाते हैं। इससे क्या है, जो हमारी लर्निंग है, हमारी मेमोरी है, हमारी मोटिवेशन है, इमोशन है, उससे जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है उस पर उद्दीपकों को मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। जिस प्रक्रिया से हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रदान की गई इंफॉर्मेशन की पहचान करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं और उसको मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। इसे ही परसेप्शन कहा जाता है। स्टिमुलस अथवा जो भी इवेंट्स होते हैं उसकी व्याख्या करने में लोग अपने ढंग से उनको रचित करते हैं। इस प्रकार परसेप्शन करना वो बाह्य और आंतरिक जगत में पाए जाने वाली जो वस्तुएं हैं और जो घटनाएं हैं उसकी व्याख्या मात्र नहीं है, बल्कि अपने दृष्टिकोण के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं की एक रचना भी है। मीनिंग प्रोवाइड करने के लिए प्रोसेस में कुछ सब प्रोसेस भी होते हैं। जैसे कि बताया गया है, हमारे पास कोई स्टिमुलस आता है तो सेंसरी रिसेप्टर के पास जाता है, फिर हम उस पर अटेंशन देते हैं, फिर उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है जिसमें हमारी ब्रेन है, वो हमारी लर्निंग पे, हमारी मेमोरी पे ये जो प्रोसेसिंग होती है, और फिर उसमें प्रोसेसिंग होने के बावजूद उसमें बस उसका हम परसेप्शन कर पाते हैं कि उसका एक मीनिंग निकालते हैं, फिर हम उसको परसीव करते हैं। अब होता है कि प्रत्यक्षण के प्रक्रमण उपागम, यानी कि जो परसेप्शन है उसके क्या क्या उसमें जो प्रोसेस होते हैं, उसकी क्या अप्रोच है, उसके बारे में। हम किसी वस्तु की पहचान कैसे करते हैं? क्या हम किसी कुत्ते को इसलिए पहचानते हैं कि हम उसके रोएदार आवरण, उसके चार पैरों, उसकी आंखों, कानों आदि को पहचान पहले कर चुके हैं, अथवा इन अंगों की पहचान हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम पहले हमने कुत्ते की पहचान भी की है। यह विचार कि जो रिकग्निशन होता है उस प्रोसेस को अंशों से प्रारंभ होती है और जो समग्र प्रत्याविज्ञान का आधार बनाती है, बॉटम अप प्रोसेसिंग होती है। जब रिकग्निशन जो है प्रक्रिया समग्र से प्रारंभ होती है और उसके आधार पर विभिन्न घटकों की पहचान की जाती है तो उसे टॉप डाउन प्रोसेसिंग कहते हैं। मतलब कि इसमें दो तरीके की प्रोसेसिंग होती है, एक बॉटम अप प्रोसेसिंग, एक टॉप डाउन प्रोसेसिंग। तो जो बॉटम अप प्रोसेसिंग होती है इसमें जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है उसके पार्ट से स्टार्ट होकर उसके जो मतलब एक एज ए होल की तरफ जाते हैं। पहचान जो उसके मतलब पार्ट्स की पहचान करते हुए एज ए होल की तरफ जाते हैं, वो होता है बॉटम अप प्रोसेसिंग। सेकंड आता है कि टॉप डाउन प्रोसेसिंग। इसका जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो होल से प्रोसेस स्टार्ट होता है विच लीड्स टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। मतलब कि उसके जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं उसकी तरफ बाद में जाते हैं, एज ए होल से प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। ये होता है टॉप डाउन प्रोसेस। अब हम बात करते हैं कि जो मतलब बॉटम अप प्रोसेस है वो परसेप्शन
स्टिमुलस के विविध लक्षणों पर बल देता है और परसेप्शन को एक मानसिक रचना की प्रक्रिया मानता है। जो अधोगामी उपागम है यानी कि जो टॉप डाउन प्रोसेस है वो परसेप्शन करने वाले को महत्व देते हैं। कैसे हम कुछ चीज़ रिसीव कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल है उस पर फोकस करता है या उसको इम्पोर्टेंस देता है, तथा परसेप्शन को उद्दीपकों की प्रत्याभिज्ञान यानी कि जो उसका रिकग्निशन है की प्रक्रिया माना जाता है। अध्ययनों से प्रदर्शित होता है कि परसेप्शन में दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं और हमें जगत की समझ प्रदान करती है। अब आता है कि परसेप्शन करता जो इसको परसीव कर रहे हैं, परसीवर जो है मानव जगत बाह्य मानव जो है बाह्य जगत के उद्दीपकों को मात्र यांत्रिक रूप से अथवा निष्क्रिय रूप से ग्रहण करने वाले नहीं होते। हमें कुछ भी एनवायरनमेंट में दिखा और हमने ऐसे मैकेनिकल फॉर्म में कोई इंफॉर्मेशन रिसीव कर लिया, पैसिव फॉर्म में, ऐसे नहीं होता। वे मतलब क्रिएटिव होते हैं और बाह्य जगत को अपने ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया में उनकी मोटिवेशनल या फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस या उनकी जो कल्चरल नॉलेज है या उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, मेमोरी के साथ साथ उसके बिलीव्स, उसके वैल्यूज, उसके एटीट्यूड्स बाह्य जगत को मीनिंगफुल बनाते हैं। उनमें से कुछ जो फैक्टर हैं उसका बारे में अलग से बताया गया है, जैसे कि मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है, जो परसीवर है, उसकी आवश्यकता और उसकी इच्छा उसके परसेप्शन को अत्यधिक प्रभावित करती है। लोग विभिन्न साधनों या उपायों से अपनी आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। ऐसा करने का एक तरीका चित्र में वस्तुओं का परसेप्शन ऐसी चीजों के रूप में करना है जिनसे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मतलब जिस चीज की जरूरत है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। से परसेप्शन पर भूख के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए अनेक प्रयोग किए गए। जब भूखे लोगों को कुछ अस्पष्ट चित्र दिखाए गए तो पाया गया कि तृप्त लोगों की तुलना में उन्होंने चित्रों को परसेप्शन बहुधा आहार के रूप में किया। जैसे कि जिन लोगों को भूख लग रही है और एक जिन्हें भूख नहीं लग रही, उन्हें कोई डायग्राम दिखाया जाता है, तो जिस व्यक्ति को खाने की जरूरत है उस टाइम, उस खाने की नीड है, तो वो उसमें अपने आहार संबंधी चीजें ही ढूंढता है उस पिक्चर में। फिर आता है कि प्रत्याशा एक्सपेक्टेशन और परसेप्चुअल जिसका विन्यास है वो किसी दी गई स्थिति में हम जिसका प्रत्यक्षण करते हैं, परसेप्शन करते हैं, उसकी एक्सपेक्टेशन भी हमारे परसेप्शन पर प्रभाव डालती है। पारतक्षिक अंतरंगताएं अथवा पारतक्षिक सामान्यीकरण, इसको जो जनरलाइजेशन का यह कुछ इस प्रति का द्योतक है कि जब परिणाम यथार्थ रूप से बाह्य वास्तविकता को नहीं दिखाते तब भी हम वही देखते हैं जिसको देखने की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपको दूध देने वाला प्रतिदिन लगभग शाम को 5:30 बजे आता है तो किसी और के द्वारा अगर डोरबेल बजाई जाती है तो हमें ये लगता है कि ये मिल्कमैन ही आया है, पहले ही से कोई और आया हो। ये हो गया एक्सपेक्टेशन का। फिर आता है कॉग्निटिव स्टाइल। कॉग्निटिव स्टाइल में का संबंध अपने पर्यावरण के साथ संगत तरीके से व्यवहार करने से है। हम जिस एनवायरनमेंट का परसेप्शन कर रहे हैं उसे यह सार्थक रूप से प्रभावित करती है। अपने पर्यावरण का परसेप्शन करने में लोग डिफरेंट टाइप के कॉग्निटिव स्टाइल का यूज करते हैं। अध्ययनों में व्यापक रूप से प्रयुक्त शैली क्षेत्र आश्रित और क्षेत्र अनाश्रित यानी कि फील्ड डिपेंडेंट और फील्ड इंडिपेंडेंट कॉग्निटिव स्टाइल का यूज करते हैं। क्षेत्र आश्रित यानी जो फील्ड डिपेंडेंट लोग बाह्य जगत का उसकी होलनेस के रूप में यानी कि समग्रता के रूप में परसीव करते हैं, अर्थात उसको सर्वव्यापी अथवा समग्र यानी होल के रूप में देखते हैं। दूसरी तरफ फील्ड इंडिपेंडेंट लोग बाह्य जगत को उसकी छोटी इकाइयों में डिवाइड करके देखते हैं, इसके एनालिसिस करके देखते हैं, विभेदित ढंग से देखते हैं। जिनको फील्ड इंडिपेंडेंट होते हैं वो छोटी छोटी चीजों को देखते हैं। अब एक ये डायग्राम है, ये अगर एक मतलब दो तरीके के व्यक्ति है जिसको एक फील्ड डिपेंडेंट है और एक फील्ड इंडिपेंडेंट है। जो फील्ड डिपेंडेंट है वो पूरे डायग्राम को एक साथ परसीव करेगा। जो फील्ड इंडिपेंडेंट है वो मतलब हर छोटी छोटी आकृति को देखेगा, जैसे कि ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये स्क्वायर बना हुआ है, ऐसे।
तो क्या आप चित्र में छिपे त्रिभुज को देख सकते हैं? जैसे कि ये त्रिभुज बने हुए हैं। तो आप इनमें कितना समय लेते हैं? आप अपनी कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को देखिए, क्या वे मतलब इस ट्रायंगल को खोजने में कितना समय लेते हैं? जो लोग शीघ्रतापूर्वक खोज लेते हैं, उन्हें फील्ड इंडिपेंडेंट, और जो अधिक समय लेते हैं, उन्हें फील्ड डिपेंडेंट कहा जाता है। अब इसमें जो कल्चरल बैकग्राउंड है और जो एक्सपीरियंस है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो देखेंगे। विभिन्न सांस्कृतिक परिवेशों में लोगों का उपलब्ध विविध अनुभव एवं अधिगम के अवसर पर भी उनके परसेप्शन को प्रभावित करते हैं। चित्र विहीन पर्यावरण से आने वाले लोग चित्रों में वस्तु की पहचान में असफल होते हैं। जैसा उनका बैकग्राउंड होता है, जैसे जिस चीज एनवायरनमेंट में वो चीजें ज्यादा देख रहे हैं, और बजाय इसके कि उन्होंने वो चीज कम देखी है, तो उसको वो कम परसीव करते हैं। हडसन ने अफ्रीकी प्रयोजों द्वारा चित्रों के परसेप्शन का अध्ययन किया तथा अनेक कठिनाइयों को देखा। बहुत से लोग चित्र में प्रदर्शित वस्तुओं की पहचान करने में सक्षम नहीं थे, जैसे एंटीलोप स्पीयर। वे चित्रों में दूरी का परसेप्शन करने में भी असफल हुए। उन्होंने चित्रों की गलत व्याख्या की। एस्किमो बर्फ के विविध रूपों में अंतर करने में सक्षम होते हैं और वैसा नहीं कर पाते। ये जैसे उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे जिन लोगों में अलग अलग जगह के जो कल्चर था उसमें। साइबेरियाई क्षेत्र में कुछ आदिवासी समूह रेंडियर की त्वचा के रंगों में भेद कर लेते जो हम नहीं कर पाते। इन अध्ययनों से ज्ञात होता है कि परसेप्शन के प्रोसेस में प्रत्यक्षणकर्ताओं की अहम भूमिका होती है। लोग अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों के आधार पर उद्दीपकों का प्रक्रमण एवं व्याख्या अपने ढंग से करते हैं। इन कारकों के कारण हमारा प्रत्यक्षण न केवल अच्छी प्रकार से परिष्कृत होता है, बल्कि अशोधित भी होता है। तो आज हमने देखा परसेप्चुअल प्रोसेस क्या होता है, जिसमें कि परसेप्शन क्या होता है उसके बारे में जाना, कि हम कैसे अपने सेंस के द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन है उसको रिकॉग्नाइज करके उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको मीनिंग देते हैं। कैसे कोई स्टिमुलस आता है, उस स्टिमुलस में हमारे सेंसरी रिसेप्टर के थ्रू रिसीव किया जाता है, उस पर हम अटेंशन देते हैं, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है और उसके बाद हम उसका परसेप्शन करते हैं। बॉटम अप प्रोसेसिंग के बारे में देखा और टॉप डाउन प्रोसेसिंग के, कैसे मोटिवेशनल फैक्टर होता है, कैसे कोग्निटिव स्टाइल होती है, कैसे हम उस चीज़ को रिसीव करते हैं। थैंक यू।